हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का साहित्य का पेपर सेकंड पेपर हिंदी का सोल्व करने जा रहे हैं। अभी कल जो पेपर हुआ था हिंदी साहित्य का आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग के अंतर्गत, उसको आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसके लिए अनुरोध करती हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। और ये भी विश्वास दिलाती हूँ कि जो आंसर आपके सामने रखे जाएंगे वो 100% सही आंसर होंगे, उनका विश्लेषण सटीक होगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है। रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है। पहला विकल्प दिया गया है हमें सेनापति की, पहला विकल्प हमारे सामने है सेनापति की विशेष प्रसिद्धि उनके प्रकृति चित्रण और श्लेष चमत्कार के कारण है। दोस्तों सही है कि जो सेनापति हैं उनकी जो प्रसिद्धि का आधार है उनकी श्लेष चमत्कार के कारण है। दूसरा है, देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोस्तों ये कथन गलत है, देव को आचार्य के रूप में सफलता प्राप्त हुई है। तो इसने पूछा असंगत कथन कौन सा, हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा बी, 2 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इन्होंने आचार्य केशव से काव्य शिक्षा ग्रहण की, बिल्कुल सही है। दूसरा, हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया, ये भी सही है। तीसरा है, काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय इन्हें था, ये भी सही है। उसके बाद है, मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि कहा। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी आलोचना के अंतर्गत देव को बड़ा बताया और बिहारी को छोटा बताया है। तो असंगत कथन चुनना था हमें, सही गलत कथन चुनना था, तो यही हमारा गलत कथन हो जाएगा और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में गलत कथन है। पहला विकल्प है, रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, यही गलत हो जाएगा। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की तर्ज पर ही लिखे गए थे, पूर्णतः मुक्त नहीं है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा, यही गलत है। आइए अगला देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है। कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है। पहला विकल्प है काव्य निर्णय, ये भी लक्षण ग्रंथ है भिखारीदास का। दूसरा है रामचंद्रिका। दोस्तों रामचंद्रिका लक्षण ग्रंथ नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। कबीर नहीं कहा गया, सूरदास नहीं कहा गया, केशवदास। दोस्तों आप सभी ही जानते होंगे कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है, केशवदास को कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। पहला है सिद्धांत सार, रचनाकार हैं द्विज देव। दोस्तों यही सुमेलित नहीं है, सिद्धांत सार द्विज देव की रचना नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अगला विकल्प दिया गया, पहला, इस युग का लगभग प्रत्येक कवि या लेखक किसी न किसी पत्र का संपादक थे, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, इस युग के कवियों ने ब्रजभाषा की प्राचीन काव्य शैली की पूर्णतः त्याग कर
नवीन शैली को अपनाया, यही गलत हो जाएगा। पूर्णतः त्याग नहीं किया इन्होंने, नवीन शैली को अपनाया लेकिन पूर्णतः त्याग, पहली शैली को पूर्णतः त्याग नहीं किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है? कवि भूषण के द्वारा कौन सा ग्रंथ की रचना नहीं की गई? पहला है शिवराज भूषण, इसकी रचना की गई थी। दूसरा है शिवा बावनी, इसकी रचना भी की गई। तीसरा है भाषा भूषण, ये कवि भूषण का नहीं है, भाषा भूषण कवि भूषण की रचना नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइएगा। द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया। दोस्तों यही गलत है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं, आचार्य किसके नाम पर किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, किसके नाम पर किया गया? जी दोस्तों, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? पहला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है, कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प हमारे सामने दिया गया, वे नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर व्यास आदि के प्रस्ताव अनुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प हमारे सामने दिया गया, इन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधाधुंधीकरण किया, तो यही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा कि इन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा नहीं की, प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा नहीं की, नवीन को अपनाया लेकिन प्राचीन की भी पूर्ण उपेक्षा नहीं की, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइएगा। हरियोध की कौन सी कृति उपन्यास है? हरियोध की कौन सी कृति उपन्यास है? पहला ऑप्शन है रसकलश, दूसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ, तीसरा है चोखे चौपते, चौथा है प्रिय प्रवास। उपन्यास कौन सा है? ठेठ हिंदी का ठाठ, हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ, दोस्तों यही हमारा गलत हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से नहीं हुआ, रामानंद की प्रेरणा से हुआ, तो ये विकल्प गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कवित्व से मेल नहीं खा रहा है? कौन सा कथन मैथिली शरण गुप्त के कवित्व से मेल नहीं खा रहा है? फर्स्ट विकल्प हमारे पास है खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है, बिल्कुल सही है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियां हैं, बिल्कुल सही है। इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है, ये भी सही है। अगला विकल्प है इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभाजित है, दोस्तों यह गलत हो जाएगा। भारत भारती कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में विभाजित है। वर्तमान काल है, वर्तमान खंड है, भूत खंड है, भूत खंड है और भविष्य खंड है। 3 खंडों में विभाजित है, 5 में नहीं है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। इसमें कवि ने अपने जनपद की रीति नीति, मौसम, ऋतु आदि का सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला विकल्प है पद्मावती के प्रति रतनसेन का प्रेम आध्यात्म साधनात्मक या आध्यात्म प्रेम है, ये भी सही है। चौथा विकल्प है पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की, यही गलत हो जाएगा।
पद्मावत की रचना पूर्वी अवधि में की गई है, साहित्यिक अवधि में नहीं की गई है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइएगा। आलावार भक्त संतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है तमिल प्रदेश से आलावार भक्तों की संख्या 8 मानी गई है। दोस्तों यही गलत हो जाएगा। 8 नहीं, आलावार भक्तों की संख्या कितनी थी? 12 मानी गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट विकल्प है अष्टछाप के कवियों में सूर अग्रणी भक्त कवि थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है अष्टछाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर ने दैन्यपूर्ण भक्ति के पदों की रचना की, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है भ्रमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों भ्रमर गीत जो है वो सूर सारावली के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइएगा। कबीर की परिचय के लेखक कौन है? दोस्तों कबीर की परिचय के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन अभी पीछे एनवीएस का एग्जाम हुआ था, पीजीटी, उसमें भी पूछा गया था। सेम यूं की यूं क्वेश्चन उठाकर दिया गया है। जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या होगा। दोस्तों आंसर हो जाएगा अनंत दास, पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला है चित्रावली उस्मान की, बिल्कुल सही है। दूसरा है कनकावती जौन कवि की, बिल्कुल सही है। तीसरा हंस जवाहिर कासिम शाह की, ये भी सही है। और चौथा है मधुमालती कुतुबन। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, मधुमालती मंझन की है, कुतुबन की नहीं है। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की, कुतुबन की नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इनमें सगुण निर्गुण उपासना विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासक सत्संग, गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते थे। दोस्तों यही गलत हो जाएगा। सगुण और निर्गुण दोनों में सत्संग का कॉन्सेप्ट आता है, गुरु महिमा का भी आता है, स्मरण का भी आता है, लेकिन सगुण में तीर्थाटन को महत्व दिया गया, निर्गुण में नहीं दिया गया है। तो यही विकल्प हमारा गलत हो जाएगा और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया है। सूरदास जी की मृत्यु के ऊपर विठलनाथ ने कहा था अष्ट छाप की जहाज जात है जो कछु लेनो सो ले, कि सूरदास के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है किस विकल्प की सभी रचनाएं महाकवि देव की हैं? हमारा आंसर हो जाएगा 4th भावविलास, अष्टयाम, काव्य रसायन। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? देव की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है कवि कुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं। कवि कुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं, कौन है? पहला ऑप्शन है ग्वाल कवि, दूसरा श्रीपत, तीसरा सुरती मिश्र और चौथा दुल्ह। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा, दुल्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की। दोस्तों यही गलत हो जाएगा आपका, कि सूफी जो काव्य है वो आपका मसनवी शैली में लिखा हुआ है और मनसवी शैली के अंतर्गत सबसे पहले अपने आराध्य की स्तुति की जाती है, उसके बाद साहे वक्त यानी उस समय के राजा की स्तुति की जाती है। तो यही विकल्प हमारा गलत हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। यदि हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के एक अनूठे संयोग की सृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम, श्रीपत और दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए था? और दोस्तों पता ही होगा आप सभी को किसके लिए हो जाएगा, प्रताप शाही के लिए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइएगा। इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का हमें चयन करना है दोस्तों। जिंदगी और जोंक किसकी है? अमरकांत की है। फेंक के इधर और उधर किसकी है? ज्ञानरंजन की है। गदल किसकी है? रांगे राघव की है। जहां लक्ष्मी कैद है किसकी है? राजेंद्र यादव की है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, दूसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामानवित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ के बारे में उक्त विचार किस विद्वान के हैं? तो उक्त विचार किस विद्वान के हैं दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नहीं है। दूसरा देखें, परशुराम चतुर्वेदी के नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने गोरखनाथ के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इन रचनाओं को संबंधित रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है हमें। रचना है वापसी। दोस्तों वापसी किसकी है? उषा प्रियंवदा की है। एक चूहे की मौत किसकी है? बदी उजमा की है। आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। मछली मरी हुई किसकी है? राजकमल चौधरी की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिएगा, मैच कर लीजिएगा जल्दी से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए हमारा आंसर हो जाता है 2। आंसर हो जाएगा 2। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है इन रचनाकारों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार हमारे पास हैं। रचनाकार दिया गया है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की रचना हमें बतानी है। मृदुला गर्ग की रचना क्या हो जाएगी? एक और अजनबी। दूसरे है शंकर शेष। शंकर शेष की रचना क्या हो जाएगी? एक और द्रोणाचार्य। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग और रमेश बख्शी देवयानी का बहाना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 4। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले रचना हमारे पास है रस सिद्धांत। दोस्तों रस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? नगेंद्र का। दूसरा है संस्कृति के 4 अध्याय किसके हैं? दिनकर जी के हैं। भाषा और समाज किसका है? रामविलास शर्मा का है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी है? नामवर सिंह की है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रथम पुरुष शैली में रचित लोकप्रिय उपन्यास है। दोस्तों यही गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइएगा। इन रचनाकारों को संबंधित रचनाकारों के साथ सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। रचना और रचनाकार मिलाने हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। पहला है हमें निर्मला। निर्मला किसकी है? प्रेमचंद की है। उसके बाद है मिलन यामिनी। मिलन यामिनी किसकी है? बच्चन सिंह की है। नाटक जारी है लीलाधर जंगुड़ी की है। और द्वंद्व गीत किसकी है? दिनकर जी की है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित रचनाओं को संबंधित विधाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन हमें करना है। सबसे पहले हमारे पास दी गई है रचना क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? क्या भूलो क्या याद करो किसकी रचना
किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। क्या है? आत्मकथा है। उसके बाद हमारे पास दिया गया है सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो सौंदर्य की नदी नर्मदा है, ये क्या है हमारे पास? यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद दिया गया रांगे राघव एक अंतरंग परिचय, ये क्या है? जीवनी है। उसके बाद है क्षण बोले कण मुस्काए, ये क्या है आपकी? एक रिपोर्टाज है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है निम्नलिखित। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित समकालीन महिला रचनाकारों और उनकी रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प हमारे पास है प्रभा खेतान, अहल्या। दूसरा है कात्यायनी, गलत पते की चिट्ठियाँ। दोस्तों यही गलत हो जाएगा। गलत पते की चिट्ठियाँ अनामिका की है, कात्यायनी की नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में दिया गया है? तो हमारे पास है रेणुका, सामधेनी, रश्मिरथी और उर्वशी। दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। देखिए रेणुका की डेट है हमारे पास 1935, सामधेनी की डेट है 1947, रश्मिरथी है 1951 की और उर्वशी है 1961 की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? देखिए हमारे पास दिया गया है, पहली है ग्रंथि 1920 की है। फिर है युगवाणी 1939 की है। शौरण किरण 1947 और चितंबरा 1958 या 59, दोनों डेट हमें देखने को मिलती है, 58 की या 59 की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? तीसरे सप्तक के कवि कौन से हैं? दोस्तों देखते ही आंसर आ गया होगा आपको। कौन सा होगा? सेकंड, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। हमने कोड भी बनाया था कि वहाँ सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलते से क्या बनाया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की इन रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की इन रचनाओं का सही क्रम हमें बताना है और सही क्रम हमारे पास हो जाएगा, पहली है इत्तेलम की डेट है 1946। उसके बाद हमारे पास आ रहा है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी की डेट क्या है? बावरा अहेरी की डेट हो जाएगी हमारे पास 1954। उसके पास रचना है हमारे पास में हरी हरी घास पर क्षण भर, ये हो जाएगी 1949 की। और आंगन के पार द्वार, ये हो जाएगी 1961 की। अब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4, इत्तेलम, हरी हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की इन रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में दिया गया है? प्रेमचंद की रचनाएं हमारे पास दी गई हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? 2, सेवा सदन। सेवा सदन 1918 की है, रंगभूमि 1925, गबन 31 और गोदान 1936। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाता है सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है। दोस्तों यही गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है? क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। 40 का आंसर हो जाएगा हमारा, देखें एक बार, आंसू है। आंसू कब की है? 1925। स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामिनी 1933 और कामायनी 1935।
हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 41 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किस विकल्प में अलंकार और उसका उदाहरण सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है भ्रांतिमान जानी श्याम को श्यामगन नाची उठे वन मोर, ये तो भ्रांतिमान का ही है। दूसरा है सलेस बलिहारी निरप कूप की गुण बिन बूंद न देही, तो ये निरपकूप के अंतर क्या है, श्लेष अलंकार है। उसके बाद है उदाहरण का सट सुधरी संत संगति पाई पारस परसी कु धातु सुहाई, ये उदाहरण का नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है चौपाई मात्रिक समछंद है, बिल्कुल सही है। दूसरा है दोहे की विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोहे के विषम चरणों में यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हरि गीतिका छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हरि गीतिका के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहला है यह मात्रिक समछंद है, बिल्कुल सही। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ये भी सही है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ये भी सही है। चौथा विकल्प अंत में गुरु लघु होता है, दोस्तों ये गलत है। अंत में लघु गुरु होता है, गुरु लघु नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 44 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमें चुनना है। पहला है विभावना विरोधमूलक अर्थालंकार है, बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा है उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं, उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं, ये भी सही है। उपमा अलंकार समस्त सादृश्य मूलक अलंकारों का प्राण है, ये भी सही है। अगला है दृष्टांत अलंकार में सामान्य कथन का समर्थन विशेष कथन द्वारा किया जाता है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। आइए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है रसाभिव्यक्ति के कारणों को विभाव कहते हैं, बिल्कुल सही। आलंबन और उद्दीपन विभाव के 2 भेद हैं, ये भी सही है। जिन क्रियाओं से आलंबन के हृदय में जागृत भाव का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभाव कहलाते हैं, दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा, यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है वो हमें देखना है। पहला ऑप्शन है प्रलय सात्विकता के से तात्पर्य है शरीर का कंपायमान होना, दोस्तों यही गलत हो जाएगा। प्रलय सात्विकता का अर्थ होता है मूर्छित हो जाना, तो यह आपके शरीर कंपन से इसका संबंध नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है काव्य गुण के विषय में गलत कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया आचार्य मम्मट के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म है, बिल्कुल सही है। दूसरा आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 मानी है। अगला क्वेश्चन है जिसमें अगला ऑप्शन है जिसमें स्वच्छंदता सरलता और सहजाग्रता को प्रसाद गुण कहा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार करुण और शांत रसों से होता है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 नहीं मानी, कितनी मानी है, 10 मानी है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। काव्य यशस से अर्थ करते व्यवहार विरदे शिवेतर शैते काव्य प्रयोजन विषय के उपयुक्त कथन किस आचार्य का है, तो दोस्तों ये किसका हो जाएगा, हमारा आचार्य मम्मट का कथन हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा आचार्य मम्मट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रस विषय के कौन सा कथन सही नहीं है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, बिल्कुल सही है। अगला है नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की संख्या 31 मानी गई है, ये भी सही है। आचार्य भरत ने 8 प्रकार के सात्विक भावों का उल्लेख किया है। अगला है, ये भी सही था। अगला है करुण रस का उल्लेख नाट्यशास्त्र में नहीं है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। करुण रस का उल्लेख नाट्यशास्त्र में है, कौन से रस का नहीं है, शांत रस का उल्लेख नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 का। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम
काव्य लक्षण से संबंधित उक्त कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों रमणीयार्थ किसका हो जाएगा? पंडित राज जगन्नाथ का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषय के सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन थे? दोस्तों सभी को पता ही होगा कौन थे प्रथम व्याख्याता? भट्ट लोलट थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। इनमें वक्रोक्ति विषय के कौन सा कथन सही नहीं है? वक्रोक्ति विषय कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, बिल्कुल सही। इस सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, ये भी सही है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख भेद 8 माने हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रमुख भेद 8 नहीं माने हैं, कितने माने हैं? 6 माने हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 53 है, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की देन है। दोस्तों यही गलत हो जाएगा। साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था, लोलट के द्वारा नहीं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें ध्वनि विषयक गलत कथन है। पहला ऑप्शन है, काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ में मिलता, बिल्कुल सही है। ध्वनि सिद्धांत व्याकरणों ने स्फोटवाद पर आधारित है, ये भी सही है। विद्वान उस काव्य को ध्वनि कहते हैं जिसमें कथित शब्द और अर्थ अपने को गौण बनाकर व्यंजना की अभिव्यक्ति करते हैं, ये भी सही है। और चौथा विकल्प है, आचार्यों ने ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद माने हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आचार्यों ने ध्वनि काव्य के 2 भेद ही माने हैं, लेकिन एक अभिधामूला और एक लक्षणामूला माना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। 55 क्वेश्चन हमारे पास है, लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? पहला है, महान धारणाओं की क्षमता तथा भावावेश की तीव्रता उदात्त तत्व के अंतरिक्ष पक्ष माने गए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, अंतरिक्ष पक्ष को लॉन्जाइनस ने जन्मजात माना है, ये भी सही है। अलंकार योजना को उदात्त तत्व का विरोधी माना है, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। उदात्त तत्व का विरोधी भाव आडंबर हैं आपके, बलाघात को माना गया है, अलंकार को नहीं माना गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत द्वंद्ववाद भौतिकवाद के नाम से प्रचलित है, बिल्कुल सही। इसमें लोकमंगल और मानवतावादी पक्ष पर बल दिया गया, ये भी सही है। कला और साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवाद व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थ की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देता है, ये भी सही है। चौथा विकल्प है, मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले है और श्रम का उसके बाद में। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। मार्क्सवाद के अंतर्गत श्रम का स्थान पहले है और कला का उसके बाद में है। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4th। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, अनुकरण की दृष्टि से अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न है, दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा, अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को मानते हैं, भावमय और कल्पनात्मक अनुकरण को नहीं मानते, ये गलत हो जाएगा। ये अरस्तु ने भावमय और कल्पनामय अनुकरण को स्थान दिया है, इसलिए यही गलत हो जाएगा। आंसर भी हो जाएगा हमारा 2nd। दोस्तों आशा रखती हूँ ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं आपके सामने आती रहूँगी और यह वीडियो बहुत अधिक लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं इसको यहीं रोकती हूँ। अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।